नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडीएक्स दीपक बॉय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी ड्राइवरी घटना आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी मैं राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ट्रक ड्राइवरों के सफ़र की दुनिया के में सबसे कठिन काम कहे तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पूरे रास्ते कभी पुलिस का डर रहता तो कभी लुटेरों का। इसी दौरान मैंने भी अपनी मुश्किल सफ़र में कुछ अजीब सी बातों का सामना किया है। भले ही आपको मेरी आप बीती झूठी लगे, लेकिन अंत तक सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली किस्सा था। मेरा नाम दीपक है और मैं पंजाब अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस घटने को बीते हुए महज 4 साल हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। ठंड का समय था जब हम लोग ट्रक लेके निकलते थे। उस हड्डियों को पिघला देने वाले ठंड में ट्रक चलाना मुश्किल काम होता था। ऊपर से धुंध का होना हमारे काम में एक बड़ी मुसीबत बनता था, क्योंकि हम लोग रात को ही ट्रक लेके निकलते थे। ऐसे में सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अभी मुझे ट्रक चलाते हुए 7 महीने ही हुए थे और आज पहली बार मैं नाइट सफ़र में बहुत लंबा जाने वाला था। मेरे साथ मेरा खलासी अरुण था। हम दोनों को नाइट ट्रैवल में कुछ खास अनुभव नहीं था। हालांकि अरुण तो पहले भी लंबे लंबे ट्रैवल कर चुका था, फिर भी उसे इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती थी। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी दूर वो भी गाड़ी चला लेगा तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। यही सोचकर हम दोनों निकल पड़े। जब हम अपने मालिक के गोदाम से निकले थे तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मालिक ने हमें समझा के भेजा था कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है और सफ़र को बड़े ही आराम से अंजाम देना है। लेकिन ये सफ़र कब डरावनी बन गई हमें पता ही नहीं चला। उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर हमारे ट्रक की हेडलाइट उस कोहरे को चीरने में नाकाम कोशिश कर रही थी। हम दोनों अब बिहार के सीमा में दाखिल हो चुके थे। जब हमने एक नज़र घड़ी पर मारी तो पाया कि अब काफ़ी रात हो चुकी थी। इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि ट्रक चलाते मुझे तेज़ झटका आ सकता है। इसलिए मैंने कहीं पर चाय पीने की सोची, लेकिन मुझे उस सड़क के ऊपर दूर दूर तक कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक और ड्राइव करने के बाद मुझे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कहीं एक रुक कर चाय की चुस्की ज़रूर लेनी चाहिए। इस पर मैंने उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़ कर कहा, अरे भाई, मैं भी कब से किसी ढाबे की तलाश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, अरे 2 मिनट रुको, मैं अभी मोबाइल के मैप में किसी होटल या ढाबे की तलाश करता हूँ। अभी वो मोबाइल के अंदर देखने ही वाला था कि तभी मेरा नज़र सामने की तरफ पड़ी। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर किसी ढाबे का नाम लिखा हुआ था। वो देखते ही मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दिया। बिहार के इस इलाके में बहुत ही सूखे हुए पेड़ थे और सड़क के दोनों तरफ सूखा हुआ जंगल था जिसमें सारे पेड़ सूखे हुए थे। उन सूखे हुए पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जानवर की सूखी हुई हड्डी हो। मैंने सड़क के बगल में अपने ट्रक को रोका और उसके बाद ट्रक के नीचे उतरकर उस ढाबे की तरफ जाने लगा। मेरे पीछे पीछे मेरा खलासी भी आ गया था। हम दोनों उस ढाबे के पास पहुंचे तो पहले तो हमें वहां कोई नहीं नज़र आया, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी उस ढाबे की अंदरूनी सतह में बैठा था। मैंने उस आदमी से कहा, अरे दादाजी, जरा हमारे लिए 2 चाय लगाना प्लीज़। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसने हम दोनों को बैठने का इशारा किया।
ठंड कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि हमारे दांत आपस में गिटगिटा रहे थे। तभी वो आदमी कुछ लेकर हमारी ओर आया। फिर वो जैसे ही हमारे पास पहुंचा तो हम दोनों हैरान हो गए कि उसने चाय बनाकर तैयार भी कर दी थी। हमें यहाँ पर बैठे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था और उसने इतनी जल्दी हमें चाय बनाकर दे दी। ये चीज़ मुझे कुछ हजम नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे दादाजी, आपने तो चाय बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगाए। मेरा बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पैर गिनने से? उसकी बात को मैं सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे कभी कभी आम के साथ पैर भी गिनना चाहिए। और इतना बोलकर वो हंसने लगा। लेकिन वो आदमी थोड़ा सीरियस लग रहा था। उस आदमी ने हम लोग की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमें चाय पकड़ाकर वह वापस से अपने ढाबे के अंदर जाकर बैठ गया। मैं अभी चाय की चुस्की लेने ही वाला थी, तभी मेरे खलासी ने कहा, ये खून कहाँ से आया? और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और जब मैंने अपनी चाय की तरफ देखा तो पाया कि वो खून ही था। मुझे उस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने अब उसकी तरफ झपटा और चिल्लाते हुए बोला, अबे बुड्ढे, तूने हमारे लिए चाय बनाए हैं या फिर खून? मैंने इतना कहा ही था कि दूसरे ही पल मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि वो बूढ़े टाइप के दिखने वाला आदमी एक शैतान की तरह बन गया था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और उसके दांत जबड़े को फाड़ कर बाहर निकले हुए थे। ये डरावना नज़र कुछ इस कदर डरावना हो चुका था कि अब अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जरा सा भी अपनी जगह से हिल सकूं। लेकिन मेरे खलासी ने मुझे हिम्मत दिखाई और वो मेरा साथ पकड़ कर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। हम दोनों किसी तरह हिम्मत करके तो ट्रक के अंदर चले गए, लेकिन मेरे हाथ पांव पूरी तरह थर-थर कांप रहे थे कि मैं स्टीयरिंग को अच्छी तरह से घुमा भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत ही मुश्किल से ट्रक को ड्राइव कर पा रहा था। उधर मेरा खलासी अरुण में शांति बनाकर बैठा हुआ था। तभी मुझे ऐसा लगा कि ट्रक के पीछे वाला टायर को बहुत तेज झटका लगा था। ये झटका इतना तेज था कि मेरी ट्रक एक बार के लिए उछल पड़ी थी। जब मैंने साइड मिरर में देखने का कोशिश की तो मुझे वहां पर पहले तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का टायर फट चुका था। अब ट्रक का इस हालत में चलाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करना चाहिए। फिर मैंने अरुण से बोला, भाई, हमें जैक लगाकर ट्रक को टायर को निकालना होगा, वरना हमें यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सहम गया, लेकिन हम दोनों के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। इसके बाद अरुण ने कहा, ठीक है उस्ताद जी, आप जल्दी से मेरे साथ नीचे उतरो। इसके बाद मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर हम जैक वगैरह लेकर ट्रक के नीचे उतर गए। रास्ता पूरा डरावना लग रहा था। ऊपर से हमारे ट्रक के अलावा इस सड़क से दूसरा कोई वाहन भी नहीं गुजरा था, जो इस चीज़ को साबित कर रहा था कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। हम दोनों अभी ट्रक के टायर को बदलने में लगे हुए थे कि तभी मुझे एक सामने से बूढ़ा आदमी दिखा। मुझे डर था कि कहीं ये वही आदमी नहीं ना निकल जाए जो कुछ देर पहले हमें ढाबा पर नजर आया था। मगर जब हमने उससे बहुत ही ध्यान से देखा तो पाया कि हाथ में एक लकड़ी थी। वो बूढ़ा आदमी उस लकड़ी को लेकर हमारी ओर बढ़ता चल आ रहा था। हमें डर तो लग रहा था, लेकिन हम दोनों किसी तरह हिम्मत बांध कर वहीं खड़े रहे। फिर वो आदमी सीधा हमारे पास आया, मानो वो हमसे बात करने के लिए ही आया हो। फिर उस आदमी ने कहा, भाई, अगर अपनी जान बचानी है तो ये किताब लेकर जा, वरना जिंदा नहीं बच पाएगा। उस आदमी के हाथ में एक
किताब थी। फिर उस आदमी ने बताया कि इस रास्ते से निकलने का ये एक बेहतरीन रास्ता है। तुम जितना इस रास्ते को आसान समझ रहे हो, ये उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है और डरावना है। तुम दोनों की जान कभी भी जा सकती है। पहले तो मुझे उस बूढ़े आदमी की बात पर विश्वास करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक किताब ही है, लेनी है, हमें ले लेनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने वो किताब मेरे हाथ में थमा दी। मुझे घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह उस किताब को पहला पन्ना पलटा। पहला पेज में ट्रक की हेडलाइट दिखाई गई थी। पहला चित्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रक की हेडलाइट ऑन है। फिर दूसरे पेज के अंदर वो हेडलाइट ऑफ नजर आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक को स्पीड से वहाँ से निकालने लगे। लेकिन तभी मुझे सामने की तरफ एक बोर्ड नज़र आया। उस बोर्ड के ऊपर कुछ वार्निंग लिखी गई थी। पहले तो मैंने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कुछ समझ में आने लगा। मैं देख रहा था कि जैसे मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑफ और ऑन करता तो उसके साथ ही मुझे सड़क के ऊपर कुछ लोग मुझे भागते हुए नज़र आने लगते हैं। हालांकि वो लोग ट्रक के दूर नहीं नज़र आ रहे थे। इसलिए मैंने याद किया कि वो किताब के अंदर पहले पन्ने में निचले वाले साइड की हेडलाइट दिख रही थी। यानी इसका मतलब ये था कि मुझे थोड़ी दूर तक अपनी हेडलाइट को ऑफ करके ही चलाना था। फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने ट्रक की हेडलाइट को ऑफ कर लिया। हालांकि इंडिकेटर की लाइट ऑन थी, जिससे हमें हल्की फुल्की रोशनी से सड़क की थोड़ी दूरी को देख सकते थे। और साथ ही मैंने ट्रक की स्पीड को भी बहुत कम कर दिया था, जिससे मुझे यह अंदाज़ा हो सके कि ट्रक किस साइड चल रही है। लगभग 15 मिनट ट्रक बिना हेडलाइट के चलाते और उसके बाद मुझे फिर से एक चेतावनी बोर्ड नज़र आई। उस चेतावनी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ था और हम दोनों ही उर्दू पढ़ने में नाकाम थे। इसलिए हम फिर से उस किताब के पन्ने पलटे। जैसे ही हमने उस किताब के दूसरा पन्ना पलटा तो हमें दिखा कि उस पन्ने के अंदर ट्रक के भगाते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक ट्रक भाग रही थी, उसके पीछे धुआं उड़ रहा था। साथ ही उस ट्रक के आजू बाजू में भी कुछ नज़र आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि मुझे इस चरण में ट्रक को बस स्पीड में भगाना है, बाकी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। दूसरा चरण शायद अब शुरू हो चुका था। जैसे ही ट्रक रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वैसे ही सड़क के पीछे सफ़ेद सफ़ेद रंग का धुआं फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब चारों तरफ धुंध सा छा गया। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि धुंध के रंग कभी भी इस तरह की नहीं होता। वो सफ़ेद रंग का धुआं ही था, जिसने पूरी सड़क को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब तो हमारी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि हम ड्राइव भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। सामने का नज़ारा देखना बंद हो गया था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ ट्रक से बहुत तेज़ गति से टकराई हो। वो इतना तेज़ी से टकराई थी कि ट्रक एक बार के लिए पूरा ज़ोर से हिल गया। लेकिन हमारी हालत इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि हम ट्रक के बिल्कुल भी नहीं उतर सकते थे। तभी मेरे खलासी अरुण ने कहा, हमें ट्रक को नहीं रोकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ट्रक को लगातार चलाते ही रहना है। लेकिन अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे चुकी थी। इसलिए मैंने खलासी अरुण से कहा, भाई ट्रक को चलाना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू यहाँ आ और ट्रक के चला और मैं तेरे बगल वाले सीट में बैठता हूँ। मेरा बात सुनकर मेरा खलासी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने बाद में हिम्मत दिखाई और अपनी स्टीयरिंग को पकड़ लिया कि उसे थोड़ा बहुत ही ट्रक चलाना आता था, पूरी तरह ड्राइविंग बना नहीं था। ऐसे में उसका पूरा ध्यान रखना अब मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। फिर न जाने
कैसे मुझे नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला जाऊंगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा है। मैं इधर उधर देख ही रहा था, ना जाने कैसे, लेकिन मुझे तेज नींद का एक झटका आया, और उस झटके के बाद जब मेरा सर सामने वाला कांच से टकराया, तब जाकर मुझे होश आया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोल कर देखी तो पाया कि ट्रक पलटी खाकर नीचे गिर चुकी थी। मेरे खलासी अरुण पूरी तरह जख्मी हो गया था। उसका पूरा शरीर जोरों से दर्द कर रहा था। उसके इस हाल में देखकर मैं जल्दी से उसे उठा और ट्रक के सामने वाले कांच को तोड़ने लगा, क्योंकि बाहर निकलने की वही एकमात्र रास्ता बचा था। फिर किसी तरह मैं कांच को तोड़कर बाहर निकला तो मैंने देखा कि ट्रक अभी भी उसी हाईवे पर था। हाँ, हमारे लिए खतरा बना हुआ था। इधर मैंने अरुण को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मेरे बार बार उठाने से भी उठ नहीं रहा था। हालांकि उसकी सांसें एकदम सही चल रही थी। फिर किसी तरह से मैंने उसे उठाया, और जब उसे सांस आया तो वो बोला, उस्ताद जी, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें दोनों को मार देगी। मेरे खलासी अरुण ने चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ। तभी मैंने अरुण से कहा, अरे भाई, लेकिन हुआ क्या? मेरी बात सुनते ही उसने कहा, वो निशाचर हैवान हम दोनों के ऊपर हावी होने वाला है। हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। कि तभी मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी। वो किताब बगल में गिरी हुई थी। फिर मैं जल्दी से भागा और उस किताब के पन्ने को पलटना लगा। अभी मैं उस किताब के पन्ने को पलटने ही वाला था कि उस सड़क के आजू बाजू में गिरी हुई सारी की सारी मिट्टियाँ एकदम उड़ने लगी। वो हमारी आंखों में गिरने लगी। साथ ही हमें ऐसा लगा रहा था कि उस मिट्टी के हमारी आंखों में गिरने से बहुत ही तेज जलन हो रही थी। वो जलन कुछ इस कदर बढ़ गई कि अब मैं अपनी आंखें मसलने लग गया था। इधर मेरे खलासी अरुण के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हम दोनों को अब अपनी अपनी आंखें मसलने जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने हाथ से उस किताब को नहीं छोड़ा था। फिर धीरे धीरे वहाँ की स्थिति नॉर्मल होने लगी। जैसे ही वहाँ की माहौल शांत हुआ तो मैंने देखा कि हमारी ट्रक फिर से वापस सही खड़ी हो गई, और आजू बाजू के सूखे हुए पेड़ नजर आ रहे थे। अब वो एकदम हरे भरे हो चुके थे। हमारे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। इसी बीच वो वहाँ पर हलचल होने लगी। उस हलचल को महसूस करके मैं समझ रहा था कि कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी कदम बहुत भारी थे। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़ते तो उसके हमें भारी जोर जोर से आवाज़ आती। ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था, और ये आवाज़ हमारी बिल्कुल पीछे से आ रही थी। फिर हमने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि एक मामूली सा इंसान था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये वही बूढ़ा था जिसने चाय के बदले में खून दे दिया था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे डर भी लग रहा था, और साथ ही उसे ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। फिर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम लोगों ने तो चाय के पैसे ही नहीं दिए। धीरे धीरे वो आदमी उस रूप में आ रहा था जिसमें हमने उसे पहले देखा था। उसका वो खूंखार डरावना चेहरा और उसके वो जबड़े फाड़कर दांत बाहर निकला हुआ, ये दृश्य हर किसी के दिल दहला देने वाला था। हम दोनों को जल्दी से भाग के ट्रक पर बैठ जा सकते थे, लेकिन ट्रक के अंदर बैठना अब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। ऐसे में मैंने अपनी खलासी अरुण को इशारा किया, और हम दोनों यहाँ से पैदल ही भागना होगा। और फिर पूरा जोर लगाकर वो वहाँ से पैदल भागने लगे। रास्ता का पूरा सुनसान था। मैं अपने हाथ में उस किताब के लिए लगातार रास्ते को नापते जा रहा था। इसी बीच हम दोनों उस वीरान सड़क के पार करके एक बहुत ही कच्चे रास्ते पर पहुंच गए थे। उस रास्ते के एक तरफ मुझे हरी सब्जी नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ सुनसान खेत पड़े थे।
जिनके अंदर टपरी बनी हुई थी। शायद उस टपरियों के अंदर कोई इंसान हो सकता है। हम दोनों ये एक बेहतरीन मौका लग रहा था। मैंने सोचा कि एक बार इस किताब के पन्ने को पलट कर देखना ही चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। फिर हमने जैसे ही उस किताब के अगले पेज को पलटा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि इस पेज में कुछ टापू बने हुए थे और उन सभी टापू के अंदर अजीब अजीब तरह के जानवर थे। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि इस टापू के इसलिए बनाया गया है था कि हम उनके अंदर फंसकर अपनी जान दे सकें। अब हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना था। जब हमने उस किताब के अगले पन्ने को पलटा तो उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर थी। वो तस्वीर काफ़ी अलग सी थी। हम दोनों की यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि इस जगह पर हम दोनों की कोई भी सही रास्ता नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ से निकलकर कोई उचित जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि अभी भी हमारी सामने वाले सारे पड़ाव से जिनके हमें पार करना है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गेम हो। हम दोनों उन टापुओं के करीब से गुजरते जा रहे थे कि तभी बीच में ही वरुण जोर से चिल्लाता है। पूछने पर उसने बताया कि उस टापू के अंदर उसे बड़े दांत वाला हैवान नजर आया जिसके सिर पर सींग थे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि शैतान ने हमारे ओर ध्यान नहीं दिया, वरना अब तक हम दोनों का उसके शिकार हो गए होते। हम दोनों को लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब हम दोनों को आराम से पड़ाव को पार कर लेंगे। लेकिन तभी मुझे पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर एक बार के लिए हमारा दिल धड़कन तेज हो गई। एक बार के लिए हमें लगा कि हमें कोई सवारी मिल गई। बट जैसा ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें हैरान रह गए। हमने देखा कि पहले पीछे की तरफ हमारी अपनी ही ट्रक नज़र आ रही थी जो सामान से लदी हुई थी। उस ट्रक के ड्राइविंग सीट के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। ट्रक की ऐसी ही खाली चलता हुआ देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं समझ गया था कि ये हमारे लिए एक दूसरा पड़ाव है। फिर मैंने वरुण की तरफ इशारा किया और हम दोनों सरपट उस सड़क के ऊपर भागने लगे। सड़क के दोनों तरफ से ठंडी ठंडी हवा हमारी जिस्म से टकरा रही थी। सर्दी के मारे हमारी हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। ऊपर से हमारी ही ट्रक हम दोनों को टक्कर मारने के लिए हमारी पीछे पड़ी थी। भागते भागते हम दोनों एक पेड़ के पास पहुंची। हमने देखा कि ये पेड़ बाकी के पेड़ों से बहुत अलग था, क्योंकि इसकी शाखाएं लंबी लंबी दूरी तक फैली हुई थी और इसके ऊपर चढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं था। फिर मैंने अरुण की तरफ इशारा किया और हम दोनों तुरंत ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तब तक हम अपने ट्रक के इंतजार में थे, लेकिन अब ट्रक कहीं खो गई थी। अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच अरुण ने कहा, अरे उस्ताद जी, जरा सामने तो देखो, मुझे कुछ पुलिस वाले खड़े नजर आ रहे हैं। अरुण के मुंह से पुलिस वालों का नाम सुनकर मेरी आंखें चौंक गई, क्योंकि यह वही पुलिस वाले थे जिनका जिक्र किताब के अंदर किया गया था और अक्सर किताब के अंदर रफवा चीज़ें ही जिक्र किया था। वैसे में ये साफ था कि ये पुलिस वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई पिशाच था। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बस हमें किसी तरह से 2 घंटों का वक्त और बिताना था। 2 घंटे का वक्त बीतने के बाद जैसे ही सूरज आसमान में आता तो उसके साथ ही हमारी ऊपर की सारी बाधाएं खत्म हो जाती। तब उस पेड़ की शाखाएं एकदम से हलचल करने लगी। मैं समझ गया था इस भूतिया सड़क ने फिर से अपनी खौफनाक दास्तां से रूबरू कराना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैंने अपनी खाला अरुण के साथ फिर से सड़क पर भागना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ दूर आगे मुझे वो पुलिस वाले दिखाई नजर आ गया थे। ऐसे में मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये पुलिस वाले हमें कोई नुकसान न पहुंचाए।
फिर मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत दिखाई, मैं उनके एकदम पास चला गया। जैसे ही मैंने उसके पास से देखा तो पाया कि ये वही सभी एकदम नॉर्मल हो लग रहा था। सभी के चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थे। फिर मेरे खलासी अरुण ने कहा, अरे उस्ताद जी, ये तो लगता है ये सभी लोग केवल इंसान ही है, हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी खलासी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें इतनी जल्दी उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखती है वो वास्तव में नहीं होती, और वो जो होती है वो दिखती नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी अरुण थोड़ा चौकन्ना हो गया। मैंने देखा कि वो सभी एक ही जगह पर खड़े थे, ना तो वहां से इधर उधर देख रहे थे और ना ही उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान दिया था। तभी मेरी नज़र उनके बगल के सटे हुए एक रास्ते पर पड़ी। वो रास्ता बहुत ही संकरा था, लेकिन शायद वो हमारी जान बचाने के लिए अहम था। इसलिए मैंने अरुण का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ साथ उसी रास्ते पर लेकर जाने लगा। हम कुछ दूर आगे पहुंचे ही थे कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, उस तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम लोग और कौन हो? जरा इधर आओ। उस आवाज़ का सुनकर मेरी और अरुण, हम दोनों की हिम्मत टूट रही थी। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो पुलिस वाला था, जो शायद उन सभी का लीडर था। बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन वो दोनों को पीछा करते हुए थोड़ी दूर तक आ गया था। मैंने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, चल भाई, भाग यहाँ से। और फिर हम बिना कुछ सोचे समझे सामने पड़ी सड़क के ऊपर फिर से अपना काम जारी किया और दुम दबाकर भागने लगे। सड़क के आसपास जगह बहुत ही खौफनाक लग रही थी, जो एकदम सुनसान थी। भागते भागते इस बार हम लोग एक जगह पर पहुंच गए, जिसे देखने के बाद हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। ये वही ढाबा था जहां से हमने अपनी ट्रक को रफ्तार से भगाया था। उस ढाबे को अपने सामने देखकर हमारी हालत पतली हो गई थी। तभी हमने देखा कि उस ढाबे के सामने हमारी अपनी ट्रक पलटी खाई हुई नजर आ रही थी। वो ट्रक बिल्कुल उसी तरह से पलटी खाकर नीचे गिरा था जिस तरह से हमारी एक्सीडेंट हुआ था। फिर हम दोनों उसके और करीब जाने लगे। फिर हमें जैसे ही उस ढाबे वाले जगह पर पहुंचे तो देखा कि अब वो वहाँ कोई भी ढाबा नहीं था। वो एक छोटा सा पुराना सा मकान था, जो पूरे पुराने टाइम का लग रहा था। उसकी ईंट टूट फूट के नीचे गिर चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बिल्कुल उस जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ से मैं भागा था। सच में हैरानी तो मुझे इस बात की लग रही थी, हमारा ट्रक उस ढाबे के सामने पलटी खाकर नीचे गिरा हुआ था, लेकिन हुआ तो उसका उल्टा ही था। हमारा ट्रक यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पलटी खाया था। ऐसे में इन चीज़ों को समझना मेरे बस की नहीं थी। तब मैं पूरी तरह से हार मान चुका था, इसलिए मैं फैसला किया कि आगे नहीं भागूंगा। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। मेरे बगल में मेरा खलासी अरुण भी बैठ चुका था। तभी वरुण ने किताब के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। शायद उसे उसके साथ क्या हो सकता है कि आपकी बार जैसे ही उसने उस किताब के पन्ने को पलटा तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर की तरह नजर आने वाले अजीब सी प्राणी थे, और ऊपर की तरफ हल्की हल्की सूरज की रोशनी नजर आ रही थी। मैं समझ रहा था कि बस हमें सूरज के उगने का इंतजार करना है। जैसे ही की रोशनी इस जगह पर पड़ेगी तो सारा का सारा मामला नॉर्मल हो जाएगा। अब बस मुझे दिन होने का इंतजार था। हम दोनों उस सड़क के किनारे बैठकर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि उस ढाबे के अंदर से हलचल होने लगी और कुछ चीज़ बाहर निकलने लगी। ढकी देखने से पता चल रहा था कि पूरी तरह से उस किताब के अंदर से दिखाया गया था, बिल्कुल उसी तरह से उससे टूटे फूटे ढाबे के अंदर से अजीब सी राक्षस नजर आ रहे थे। वो अजीब सी जानवर या फिर राक्षस अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी
बहुत ही भयानक लग रहे थे। तभी मैंने अरुण से की तरफ इशारा किया और उसे फिर से सर पर दौड़ने को कहा। इस बार हमारी पैर जमीन के अंदर जम गए थे। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो पाया कि जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकले हुए थे और उन हाथों ने हमारी पैरों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे और राक्षस की तरह दिखने वाला जानवर हमारी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे थे। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद अब हम और अरुण हम दोनों ही घबरा के नीचे गिर गए। किसी तरह हम अपनी हिम्मत करके वापस से उठे तो हमने देखा वो सारे के सारे राक्षस हमारे ऊपर से होकर गुजर रहे थे और वे सामने की तरफ नजर आने वाले रोशनी के दरवाजे के अंदर जा रहे थे। वो रोशनी का दरवाजा अभी अभी नजर आया था, जो देखने में वो पूरा ही खूबसूरत उसके देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसके दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रंग का धुआं था, जैसे ही हम कोई मूवी का सीन देख ही रहे हो। बाद में जैसे जैसे वे लोग वहां से निकलते गए वैसे वैसे हमें चैन की सांस मिलते रही। कुछ देर बाद हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे अब हमारी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। जब हमने नीचे की तरफ देखा तो पाया कि नीचे की तरफ भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने देखा अब वहाँ पर हल्की फुल्की रोशनी छाने लगी थी। शायद अब सूरज उगने वाला था और उसके साथ ही ये सारे के सारे राक्षस गायब हो गए थे। यानी अब पूरा माहौल शांत हो जाएगा। उसके बाद मुझे और वरुण को जाने कैसे लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि अब हम दोनों के पुराने ढाबे के पास लेटे हुए थे। हम हमारा काफ़ी भारी हो चुका था। बात बात तो ये थी कि हमारी जो ट्रक पलटी खाकर नीचे गिरी थी वो एकदम से सलामत खड़ी होकर उसे देखकर हमें दोनों को राहत की सांस मिली। उसके बाद हम दोनों ट्रक लेकर उस जगह पे पहुंचे जहां हमें डिलीवरी करनी थी और वहां जाकर घटना के बारे में दुकानदार को बताया। उसने बताया कि बहुत साल पहले एक नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने उस ढाबे वाले को टक्कर मार दी थी, जिसमें उस ढाबे मालिक के साथ पूरा ढाबा खत्म हो गया था और उस आदमी कच्ची उम्र में ही मौत हो गई। तो उस दिन के बाद उसकी आत्मा उस ढाबे पर के लोगों को चाय देती है, लेकिन अब वो चाय के बदले सिर्फ खून पिलाता है और ट्रक ड्राइवर के लिए एक विधि बना देता है, जिसे सुलझाकर ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ना होता है। या तो ट्रक ड्राइवर उस गति को सुलझा देता है या फिर मौत के घाट पर उतर जाता है। उसे दुकानदार ने बताया कि तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम दोनों उस विधि को सुलझा दिया और जिंदा बचकर। हालांकि तुम लोगों ने बहुत सारे पड़ावों को पार भी किया, लेकिन बहुत सारे गलतियां भी किए, लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये भी थी उस दिन हमारी जान बच गई और फिर अपने अपने घर लौट आई। और अपने घर वापस आने के बाद मैंने उस तब से ट्रक ड्राइव करना छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।